नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सीटेट के हिंदी के पेडागॉजी सेशन की, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, भाषा सीखने में कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो इसमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें टारगेट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज को सिखाया जाता है लेकिन मातृभाषा को प्रयोग नहीं किया जाता है। तो पहला है अनुवाद विधि, दूसरा है द्विभाषी विधि, तीसरा है प्रत्यक्ष विधि, चौथा है अप्रत्यक्ष विधि। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, जिसमें बताना है कि टारगेट लैंग्वेज को सिखाने में मदर टंग का मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अनुवाद विधि में भी 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। द्विभाषी विधि, जैसा कि पता चलता है कि 2 भाषाओं का इसमें भी प्रयोग करेंगे। प्रत्यक्ष विधि ये एक तरह से सही है। अप्रत्यक्ष विधि में भी 2 भाषाओं का हम प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष विधि सही इसलिए भी कह सकते हैं कि जैसे प्रत्यक्ष विधि में हम क्या करते हैं कि एक भाषा का प्रयोग करते हैं। वो एक भाषा जो होती है जो हमको सिखानी है बच्चों को। जैसे बच्चे को पता है कि गिलास में पानी रखा हुआ है, और उसको बताना है कि पानी को वाटर कहते हैं। बालक मातृभाषा में जानता है कि पानी है ये, तो उसको सिखाने के लिए गिलास में पानी लेके हम बालक को बताएंगे कि ये जो गिलास में भरा हुआ है पदार्थ है उसको हम वाटर कहते हैं। तो बालक प्रत्यक्ष रूप से देखकर ये जान जाएगा कि ये जो जल है वो वाटर है। तो बालक में इस विधि द्वारा बालक में मातृभाषा का प्रयोग नहीं करके भी दूसरी भाषा को सिखाया जा सकता है। तो प्रत्यक्ष विधि जो है एक ऐसी विधि है जिसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं और दूसरी भाषा को सिखाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे देखते हैं, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा है कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, मतलब बाकी 3 कथन सही होंगे, एक कथन जो होगा वो गलत होगा। पहला दिया हुआ है भाषा विकास व्यक्ति के निरपेक्ष है। दूसरा है बोड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को क्या करता है, तीव्र कर देता है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। चौथा है भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है जो भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है, तो व्यक्ति निरपेक्ष होता है ये बात जो है गलत है, अर्थात ये सही है, क्योंकि इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये बात गलत कह रहा है। तो इसका मतलब ये भाषा विकास में क्या होगा, निरपेक्ष है, तो ये बात जो है गलत, इसलिए सही नहीं होगी। दूसरा दिया हुआ है बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। तो बड़ों का जो संपर्क है भाषा विकास की गति को तीव्र करता है। वो ऐसे कि समझिए कि 3 साल का बच्चा है, उसको 15 शब्दों का ज्ञान है। एक 4 साल का बच्चा है, उसको 25 शब्दों का ज्ञान है। तो बालक जब 4 साल के बच्चों के साथ संपर्क में आता है तो उसके भी वो 10 शब्दों को सुनता है और जानता है, जिससे बालक की भाषा का जो विकास होगा वो तीव्र हो जाता है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। यदि किसी बालक का भाषाई वातावरण समृद्ध है तो बालक में भाषा विकास जो होगी वो तीव्र गति से होगी। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है। ये बात भी ऐसे है कि अगर एक बालक 3 साल का है तो 15 शब्द जानता है, 4 साल का है तो 25 शब्द जानता है, 5 साल का है तो वो 50 शब्द जानता है। तो जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे बालक में भाषा का विकास भी बढ़ेगा। तो अतः कह सकते हैं कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, वो ये है कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पहला है भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देता है, खेल में शारीरिक विकास होता है, खेल में आनंद आता है। तो ABCD ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें देखिए पहले जो D ऑप्शन दिया है इसको देखिए, खेल में आनंद आता है, तो ये इंटरनल होता है, भाषा शिक्षण से इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। खेल में शारीरिक विकास होता है,
तो ये भी भाषा से नहीं है, शारीरिक विकास से है, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। खेल भाषा को विस्तार देता है, तो खेल भाषा का विस्तार देता है, ये एक तरह से सही है। भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, तो श्रम की बात ही नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। खेल भाषा को विस्तार देता है वो इसलिए कि बालक के जो संपर्क में जो उसके मित्र आते हैं या उसके जो दोस्त होते हैं वो अलग अलग परिवेश से आते हैं, तो वो उनके परिवेश से भी उन बालकों के भाषा को भी सीखता है, जिससे बालक का जो शिक्षण में खेल जो होता है वो उसके भाषा के विकास में सहायक होता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि बालक का जो भाषा है वो भी इसमें खेल विधि द्वारा, खेल के माध्यम से उसके भाषा का क्या होगा, विकास होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें पूछा है कि भाषा अर्जन के विषय में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, मतलब कि बाकी 3 कथन गलत होंगे और एक कथन जो होगा वो सही होगा। आपसे पहला दिया हुआ है, भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। दूसरा है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। तीसरा है, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। और चौथा है, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है का मतलब ये है कि बच्चे को अधिक प्रयास करने, मतलब कि उस पर जोर देना पड़ता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा कथन सत्य है। तो भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, सिर्फ भाषा को सीखना एक उद्देश्य होता है, ये बात गलत है। सिर्फ उद्देश्य ही सीखना ही एक उद्देश्य है, वो गलत है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये कथन जो है वो सत्य है। सामाजिक संस्कृति परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। बालक जैसे परिवेश में रहता है, जैसे वातावरण मिलता है, वो उसके शब्दों के अर्थ को क्या करता है, ग्रहण करता है। तीसरा है, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। व्याघात का अर्थ होता है आघात। व्याघात का क्या अर्थ होता है, आघात। आघात मतलब बाधा, ठीक है। व्याघात को ही हम क्या कहते हैं, बाधा कहते हैं। तो भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का बाधा होता है, तो भाषा को अर्जन करने में, भाषा को ग्रहण करने में अन्य भाषा का बाधा होता है, ये बात भी गलत है, ये भी नहीं होगा। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। तो जो भाषा अर्जन होती है, मतलब कि जो अपने वातावरण से, जो बालक के जो वातावरण में जो भाषा सीखनी पड़ती है, उसमें बालक को ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, ये बात भी जो है वो गलत है। बालक देख देख के, अपने वातावरण से सुन सुन के भी उस चीज़ों को समझने लगता है और उसके अर्थ को ग्रहण करने लगता है। इसलिए भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, वो यह है कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कि एक कथन गलत होगा, बाकी 3 कथन जो होंगे वो सही होंगे। पहला है, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। दूसरा है, त्रुटियां अस्थायी होती हैं। तीसरा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सत्य नहीं है, मतलब कि कौन सा गलत है। तो त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है, तो ये सही बात है। बालक गलती करके ही सीखता है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, ये बात भी सही है कि अगर बालक को 2 + 2 = 5 करता है, तो उसको अगर ये बात नहीं पता है, वो गलतियां कर रहा है, तो उसको बाद में बताने पे, समझाने पे वो बच्चा उस गलती को करना कम कर देता है या ख़त्म कर देता है। तो त्रुटियां अस्थायी होती हैं, ये भी बात सही है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या होती हैं, अस्थायी होती हैं। ये बात जो है आपका गलत है, अस्थायी नहीं होती, इसको हम क्या करते हैं, बदल सकते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ये बात भी सही है। ये बात भी क्या है, सही है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि त्रुटियां सीखने सिखाने की जो इसमें पूछा है कि जो कथन सत्य नहीं है, वो ये है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या होती हैं, वो अस्थायी होती हैं। अब नेक्स्ट, पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियां का उद्देश्य नहीं है, जो पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां दी जाती हैं, उसका उद्देश्य क्या नहीं है, ठीक है।
पूछा है उद्देश्य नहीं है, मतलब कि 3 उद्देश्य होंगे, एक नहीं होंगे। तो पहला है भाषा का विस्तार करना, दूसरा है सृजनात्मकता का विकास करना, तीसरा है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, चौथा है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो भाषा का विस्तार करना, ये उसका उद्देश्य होता है कि बालक को जो पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां करने के लिए दिया जाता है, उससे क्या होता है, उसका उद्देश्य यही होता है कि बालक के जो भाषा है वो उसका विकास हो, सृजनात्मकता का विकास हो, ये भी बात सही है। बच्चों में अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, हमेशा बालक को अभिव्यक्ति के लिए एक अवसर प्रदान करना भी पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियां कराई जाती हैं उसका एक उद्देश्य होता है। उसका उद्देश्य जो नहीं होता है वो यही है कि प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद कराना। याद कराना, लर्न की जब भी बात कराएगा या रटवाने की बात करेगा तो वो जो होगा निगेटिव शब्द होगा। तो प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद कराना जो है ये निगेटिव वर्ड है, मतलब निगेटिव शब्द है, नकारात्मक शब्द है, इसलिए इसका उत्तर ये भी, इसलिए आप सीधे सीधे याद कर सकते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि जिसमें रटाने की बात करें या याद कराने की बात करें तो वो आपका गलत होगा। तो प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद कराना जो होगा इसका उद्देश्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। जो गृह कार्य दिया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है? सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त करना, कापियाँ भरवाना। तो गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? मतलब 3 उद्देश्य नहीं होंगे, एक उद्देश्य होगा। तो क्या उद्देश्य है? सीखने का विस्तार करना, अभिभावक प्रसन्न हो कराना। तो अभिभावक को प्रसन्न करा के क्या करेंगे? जब बालक सीखेगा या नहीं सीखेगा तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों को कार्य में व्यस्त कराना, बालक को हमेशा बिजी नहीं रखेंगे, बिजी रखने के व्यस्त रखने के बाद भी जो है ये एक नकारात्मक शब्द है। कापियाँ भरवाना, कापियाँ भरवाना भी जो क्या है ये गलत है। इसलिए सीखने को विस्तार देना जो गृह कार्य दिया जाता है उसका एक उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर ये बात ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक स्तर पर पूछा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी होता है। क्यों? घर की भाषा पहला है सरल होती है, दूसरा है बच्चे ने अभी पूरा नहीं सीखा है या पूर्णतः नहीं सीखा है, तीसरा है बच्चे की भाषाई पूंजी है, ये चंद्रबिंदी रहेगा, पूंजी है, मानक स्वरूप लिए होती है। तो कौन सा है कि प्राथमिक स्तर, मतलब कि बालक प्राथमिक स्तर 1 to 5 की बात कर रहा है, बच्चों की घर की भाषा अपनी कक्षा में स्थान देना है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि बालक का जो घर की भाषा होती है वो सरल होती है। तो भाषा सभी सरल होती है क्योंकि सबके, जैसे किसी के परिवेश में इंग्लिश बोली जा रही है तो वो उसकी मातृभाषा जो होगी वो इंग्लिश होगी तो वो उसके लिए आसान होगी। जब उसको हिंदी सिखाया जाएगा तो उसके लिए वो कठिन होगी। इसी तरह जिस बच्चे की मदर टंग हिंदी है उसको इंग्लिश सिखाने में कठिन होगी। तो इस तरह कह सकते हैं कि कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो आसान या कठिन नहीं होती है, इसलिए सारी भाषा सरल होती है। तो ये कह सकते हैं कि कोई भी जो सिखाना है भाषा वो सरल होती है, ये बात नहीं हो सकती, पूर्णतः नहीं सही होगी। बच्चे ने अभी पूरा नहीं सीखा है, बच्चे ने अब पूरा अभी नहीं सीखा है तो इसका यह अर्थ है कि अगर आपको मान लीजिए कि हिंदी बोलना है तो आपको पूरा ग्रामर सीखना पड़ेगा, पूरे शब्दों को जानना होगा, तब आप हिंदी बोल पाएंगे। कि बालक 4 शब्द, छोटा बच्चा जो होता है 5 साल का 4 साल का, वो 20 शब्दों को भी जानता है तो वो बोलने लगता है। जैसे पानी को देखेगा तो वो पानी पानी बोलने लगा कि उसको पानी चाहिए। तो बच्चे ने अभी पूरा नहीं सीखा तो ये भी ज़रूरी नहीं है। बच्चे की भाषाएं पूंजी होती है। तो जब बालक स्कूल में आता है तो उसके पास जो कुछ भी होता है वो उसकी भाषाई पूंजी ही होती है, ये बात सही है। मानक स्वरूप हुए तो ये बात भी गलत है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि भाषा बच्चे के पास जो कुछ भी होती है उसकी भाषा ही होती है और वही उसकी पूंजी होती है, इसलिए उसको स्थान देना चाहिए कि जिससे बालक आसानी से चीज़ों को समझने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं। केवल शब्द भी नकारात्मक शब्द होता है। जब बालक को लिमिटेड करे तो वहाँ पे भी ये शब्द क्या हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। सरल भाषा वाले हों
तो इस बालक को इसमें भी लिमिटेड कर रहा है। बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के लिए अवसर प्रदान करे। अवसर की बात करेगा तो ये जो है सकारात्मक शब्द है, इसलिए बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करना। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यासकार गतिविधियाँ इसीलिए दिए जाते हैं कि बालक को नए नए करने के लिए सृजनात्मकता का विकास हो, बालक को चीज़ों को अच्छे से समझ सके। अगला क्वेश्चन ये है, भाषा शिक्षण में बालक के मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। मतलब इसमें पूछा है कि सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा हुआ है। तो भाषा शिक्षण में बालक के मौखिक कौशल के लिए कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण होगा? किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को ध्यान से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो बालक को जो ऑप्शन नंबर डी दिया है, अपनी बात कहने का मौका देना, ये तो सही है कि बालक को हमेशा मौका देंगे। बच्चों की बात को ध्यान से सुनना, तो बच्चों की बात को ध्यान से सुनेंगे कि बालक क्या कहना चाहता है। किसी विषय पर चर्चा करेंगे, ये भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण यही है कि प्रश्नों के उत्तर पूछना, कि आप बालक को दिए कि चलो ये क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर दो, क्वेश्चन पूछे वो आंसर दे, तो मौखिक कौशल का विकास नहीं होगा। ये होगा लेकिन सबसे कम होगा मौखिक कौशल का विकास। इसलिए प्रश्नों के उत्तर पूछकर मौखिक कौशल का विकास सबसे कम होता है। बालक को किसी विषय पर चर्चा कराएंगे कि बोल देंगे कि अपने माता पिता के बारे में बताओ या अपने घर के बारे में बताओ, अपने भाई बहन के बारे में बताओ, तो वो उसके मौखिक कौशल का विकास होगा। बच्चों की बात को ध्यान सुनेंगे कि बच्चा क्या कह रहा है, कि सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, तो इससे भी क्या होगा, उसके उसकी बातों का ध्यान से सुनने से भी क्या होगा, मौखिक कौशल का विकास होगा। अपनी बात कहने के लिए उसको मौका भी देंगे, तभी उसका मौखिक कौशल का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को भी समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। कला शिक्षा को जब हम पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ समेकित करते हैं, उसका उद्देश्य क्या नहीं है, मतलब कि बाकी तीन उसके उद्देश्य होंगे, एक उद्देश्य नहीं होंगे। पहला है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना, दूसरा है बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति करना, तीसरा है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, अब चौथा है बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना। तो पहला देखिए, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना तो सही है। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्त करना, तो बालक नए नए चीज़ें बना कर सृजनात्मकता का विकास होगा, उससे आनंद भी प्राप्त करेंगे, ये बात भी सही है। बच्चों में लेखन की परिपक्वता लाना, कक्षा 1 और 2 का बच्चा है और उसको लेखन में परिपक्वता लाना ही इसका उद्देश्य नहीं होता है। बच्चों की रचनात्मकता का विकास होना, तो बालक की रचनात्मकता का विकास भी होता है कला शिक्षा के समेकित करने से। तो जो बच्चों में लेखन में परिपक्वता लाना है, यही आपका उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने के लिए किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? कौन सी सामग्री है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगी, किस लिए? बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने के लिए, बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करना है। तो आतंकवाद पर आधारित निबंध, बच्चों से प्राथमिक स्तर के बच्चों से कहेंगे कि आतंकवाद पर आधारित निबंध लिखो, तो उससे उसके पठन क्षमता का आकलन होगा। तो इसमें पठन की बात किया तो लिखने की बात कर रहा है, तो ये होगा नहीं। बाल साहित्य की कोई संवाद कहानियाँ, ये हो सकता है। पाठ्य पुस्तकें लिमिटेड कर रही है बालक को, औपचारिक प्रत ये भी लिमिटेड कर रही है, इसलिए बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी जो है वो सही होगी। ठीक है, तो ये था आपका प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का विकास करना। जो उसका आकलन करेंगे वो बाल साहित्य के माध्यम से बालक के पठन क्षमता का आकलन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पूछा है कि भाषाई कौशल है, ठीक है। भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, LSRW, मतलब कि लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग मीन्स पढ़ना, और W मीन्स राइटिंग मीन्स लिखना। ठीक है, तो भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, मतलब कि बाकी 3 गलत है और एक सही है। पहला है, भाषाई कौशल एक साथ लिखे जाते हैं, क्रम से नहीं। दूसरा है, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तीसरा है, भाषाई कौशल एक क्रम में लिखे जाते हैं। चौथा है, भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते। ठीक है, तो
पहला, भाषाई कौशल एक साथ लिखे जाते हैं, क्रम से नहीं, ये आपका सही है। दूसरा है, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये बात गलत है। ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मतलब कि पहले बालक सुनता है, फिर क्या नाम है कि बोलता है, उसी के साथ फिर पढ़ेगा, उसी के साथ वो लिखेगा, मतलब ये सब एक दूसरे के साथ चलते हैं, ठीक है, बट क्रम से नहीं चलते हैं। हो सकता है कि बालक सुन के पढ़ रहा हो या बोल रहा हो, सुन रहा हो लिख रहा हो, तो ये क्रम से नहीं चलते। लेकिन भाषाई कौशल एक साथ लिखे जाते हैं, एक साथ लिखे नहीं, यहाँ पे होगा सीखे जाते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये बात भी गलत है। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, तभी मैंने बताया कि कोई ज़रूरी नहीं कि क्रम से सीखे जाते हैं, ये बात भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित करते हैं, तो एक दूसरे को ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, याद दिया है, अप्रभावित नहीं करते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसका जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, ठीक है। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं और बट क्रम से नहीं। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। मानिए कि आप एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हैं और सतत और व्यापक आकलन करना है, तो आप किसको सर्वोपरि मानेंगे। तो पहला है कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, तीसरा है पठन पाठ से देखकर सुलेख लिखना, और चौथा है बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग करने की क्षमता। तो कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, इसको सर्वोपरि नहीं मानेंगे। लिखित प्रश्न पत्र, ये भी लिमिटेड कर दे रहा है बालक को। पाठ से देखकर सुलेख लिखना, ये भी लिमिटेड कर दे रहा है। तो बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए। बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग करने की क्षमता से क्या होता है, बालक के सतत और व्यापक आकलन हम कर सकते हैं। कि बालक को बर्डेशन नहीं रखेंगे कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, हिंदी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें भाषा चेक करना है कि बालक की भाषा कितनी परिपक्व हुई है। तो बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग करने से ही हमको पता चलता है कि बालक कितना सीखा है और वो क्या सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात, पहला है आंशिक रूप से होता है, दूसरा है पूर्ण रूप से होता है, तीसरा है नहीं होता है, और चौथा है होता है। तो अभी मैंने बताया था व्याघात मीन्स होता है, व्याघात का अर्थ होता है, इसको हम कहते हैं आघात, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, आघात। और आघात को भी हम क्या कहते हैं, बाधा, बाधा, ठीक है। तो भाषा सीखने में मातृभाषा कब बाधा होती है, कितनी बाधा होती है, मतलब कि कोई भाषा हम सीख रहे हैं, ठीक है, भाषा सेकंड लैंग्वेज में भी हो सकती है, तो सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसमें मातृभाषा हमको कितना बाधा उत्पन्न करेगी। आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, या होता है। तो क्या करती है, हमको आंशिक रूप से बाधा उत्पन्न करती है, पूर्ण रूप से तो नहीं। पूर्ण रूप से करती तो हम दूसरी भाषा सीख ही नहीं सकते। नहीं होता है तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि नहीं होती है, और होता है तो होता है लेकिन आंशिक रूप से होता है। तो इसका आंसर जो सही होगा कि भाषा सीखने में जो मातृभाषा है वो जो बाधा उत्पन्न करती है वो आंशिक रूप से ही उत्पन्न करती है।